नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द लाइट्स पॉइंट में। मैं हूं अनुज गौतम और इस वीडियो में हम बात करेंगे नक्सलवाद के बारे में। नक्सलवाद एक ऐसा टॉपिक है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। उसका कारण ये है कि अभी एक घटना हुई थी जिसमें भिड़ंत हुई हमारी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है CAPF और हमारी जो नक्सलवादी लोग हैं उनके बीच में एक भिड़ंत हुई थी, जिसके कारण ये टॉपिक चर्चा में है। ठीक है, तो इस समस्या को हम समझेंगे फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रेजेंट, मतलब कि जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहली बात हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो हिस्ट्री में हुआ क्या, ठीक है। तो हिस्ट्री में हुआ ये कि 1967 की बात है, जब एक वेस्ट बंगाल में एक जगह है नक्सलबारी एक जगह है जहाँ पे हुआ कि कुछ लोगों ने मिलकर एक क्या कहते हैं रिबेलियन चालू किया, या तो हम कहें कि विद्रोह चालू किया। किसके प्रति क्योंकि जो कि वहाँ पे थे लैंडलॉर्ड, या तो कहें जिसे कहते हैं भूमि अधिपति। ठीक है, भूमि अधिपति मतलब वो लोग जो एक बड़े हिस्से की भूमि के मालिक हुआ करते थे। उनके अगेंस्ट में कुछ किसानों ने एक विद्रोह चालू किया। क्यों? क्योंकि उनकी जो समस्या थी, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो लैंड है, आपको पता है हमारे इंडिया में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अनइवन है। अनइवन होने का मतलब है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, तो ये समस्या आज की नहीं है। देखिए, जब भी हम किसी भी व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, जब भी हमें किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश करना है तो हमें उसकी जगह पर रख के समझने की कोशिश करना है, तभी आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। जब भी अगर आप स्कूल में हैं किसी लड़के के लिए आपको समझना है कि बेस्ट तरीका क्या होगा उसे पढ़ाने के लिए, तो आपको उसकी जगह पे आपको रखना है कि हाँ, अगर उसे ये समस्याएं आती हैं, अगर वो ए को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है सही से, तो आपको समझना है कि वो ए को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें समझना है कि नक्सलवादी लोगों के बारे में, तो हमें समझना होगा उनकी समस्याओं को, वो क्यों ऐसा कर रहे थे। ठीक है, तो 1967 में हुआ क्या कि एक लैंडलॉर्ड्स जो थे उनके खिलाफ उन्होंने एक रिबेलियन चालू कर दिया था। वो कारण क्या था उसके पीछे? वो था कि वो चाहते थे कि एक राइटफुल रिडिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब कि फिर से या तो सही डिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड रिसोर्सेज का। और दूसरी बात तो जो थी कि वो जो पीजेंट्स थे उनकी काफ़ी बुरी स्थिति भी थी। ठीक है, तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं। इसी वजह से नक्सलवादी जगह में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसीलिए इसे हम कहते हैं आज नक्सलवादी, या तो कहें नक्सलिज्म। ठीक है, और जो लीडर लोग थे वो थे कानू सन्याल और जगन संथाल। और उसके बाद हम बात करें कि जो ये इनकी विचारधारा है वो कहाँ से आती है, तो माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट जो है वो इनके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो काम करती है। और इसके अनुसार होता क्या है कि जो माओ थे, ठीक है, माओ कहते थे कि जो स्टेट है, स्टेट की पावर का जो कॉम्बिनेशन है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी से, या तो मास मोबिलाइजेशन से, या स्ट्रेटजिक अलायंसेस से कैप्चर किया जा सकता है। अगर स्टेट रिसोर्सेज आपके हाथों में नहीं दे रहा है तो ये आप कर सकते हैं कि आपको करना क्या होगा कि इनके अनुसार, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि माओ के अनुसार था क्या कि जब भी अगर स्टेट आपको रिसोर्सेज नहीं दे रहा है तो आपको करना होगा आर्म्ड इंसर्जेंसी या तो मास मोबिलाइजेशन। तो इस प्रकार की ये विचारधारा रखते हैं कि जो स्टेट से रिसोर्सेज छीनने की बात है उस पर ये जोर देते हैं। इसका जो माओवादी विचारधारा का जो क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, और वेस्ट बंगाल में भी इसका कुछ एरिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये है हमारा मैप जो दिखाता है कि कहाँ पे कितना इसका अफेक्शन है। ठीक है, कितना अफेक्टेड एरिया है इसके द्वारा, माओइस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मैप, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का ये एरिया डार्क रेड में है, मतलब कि हाईली अफेक्टेड है। उसके बाद हम बात करें झारखंड के एरिया की, तो ये वो एरिया है जो लेस डेवलप्ड है। लेस डेवलप्ड मतलब कि जहाँ पे ना तो एजुकेशन है, आप बात करें ना तो आपके
जो भी रिसोर्सेज जैसे वाटर है, वाटर या तो हेल्थ केयर सिस्टम, ये कोई भी रिसोर्सेज नहीं उपलब्ध हैं और इन्हीं का फ़ायदा उठाते हुए लोग इनको मोबिलाइज़ करते हैं। मोबिलाइज़ करने का मतलब कि लोगों को भड़काना या तो कहें अपने पक्ष में कर लेना, ठीक है। अब हम बात करें कि इसके कारण क्या हैं। इसके कारण क्या हैं, वो है कि कुछ तो जब भी हम किसी भी समस्या के कारण की बात करते हैं तो उसमें कई कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। या तो हम कहें पॉलिटिकल बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगी या तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है ना। अगर ये दो हुई और उसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम की बात करें तो पॉलिटिकल समस्या ये है कि जो आप कहें कि ये जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, जो मेन एरिया है जहाँ पे ये इंसर्जेंसी होती है या तो कहें जो नक्सलवादी लोगों की विचारधारा जहाँ पे प्रचलित है, वहाँ वो एरिया जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी का है। और ट्राइबल कम्युनिटी का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, मतलब कि आप ध्यान दें कि अगर पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन उनका बढ़ेगा तभी उनकी बातें जो मेन स्ट्रीम के लोगों के बीच में हैं उनकी सामने आ सकेंगी, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है कि उनका जो इन लोगों का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल एरिना में, तो वहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन कम होने के कारण भी ये एक समस्या है कि वो ऐसे काम कर रहे हैं या तो वो ऐसी विचारधाराओं पर जोर दे रहे हैं कि आप हथियारों से ही अपने रिसोर्सेज या तो अपनी जो अधिकार हैं वो पा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें तो इनेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी टू प्रोवाइड द एवेन्यूज फॉर स्ट्रक्चरल अपलिफ्टमेंट एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द अफेक्टेड स्टेट्स। अफेक्टेड स्टेट्स जो हैं जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम समझ में आती है कि नक्सलवादियों की जो विचारधाराएं हैं वो प्रिवलेंट हैं, तो वहाँ पे जो एक अक्षमता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की कि इन लोगों का जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है। अपलिफ्टमेंट बात करें तो या तो कहें इकोनॉमिकल हो, इकोनॉमी अगर उनके हाथों में अच्छे जॉब्स होंगे या तो एक अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छे स्टेटस होंगे, तो वो आसान नहीं होता है लोगों को। आप देखिए कि कहीं भी अगर ऐसी बातें सुनते हैं आप जहाँ पे लोग भटक जाते हैं अपनी राहों से, तो वहाँ पे आप देखिए कहीं ना कहीं उनके पास लालच होता है कहीं भी कि आपको अच्छे स्टेटस दिया जाएगा या तो आपकी इकॉनमी अच्छी कर दी जाएगी, ठीक है। ऐसी लालच होते हैं तभी लोग भटकते हैं अपनी राहों से, ठीक है। अब दूसरी बात करें नेचर एंड अपैथी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में भी कमी है। पॉलिटिकल सिस्टम में कमी इसलिए है क्योंकि वो खुद ट्राइबल्स के तरफ नहीं ध्यान देते ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम इकोनॉमिकल फैक्टर की बात करें तो उस एरिया में जहाँ पे ये प्रिवलेंट है विचारधारा, या तो वो एरिया आप मैप में देखिए कि ये जो एरिया है ये एरिया तो ये वही एरिया है जो हाईली डेंस, आप या तो कहें कि हाईली डेंस यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, या तो माइनिंग अथॉरिटीज़ की एरिया है ये, ठीक है। तो इन एरियाज़ में आप देखिए कि इकोनॉमिकल फैक्टर हैं ये कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो पॉवर्टी में दबे हुए हैं, या तो कहें जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये लोग क्योंकि ये बाहर की दुनिया में देखते हैं कि लोगों के पास जो इकोनॉमिक स्टेटस है या तो जो अपॉर्चुनिटी हैं वो ज़्यादा है लेकिन इनके पास कम है। इनके जो एरिया है वो अंडर डेवलप्ड है क्योंकि वहाँ पे आप देखिए ना तो सोशल स्टेटस की बात करें तो आप अगर डेवलपमेंट के एरियाज देखें तो आपके पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए अच्छा, आपके पास होना चाहिए कि आपके पास हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें और उसके बाद हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि वो समझते हैं और इसी कारण से वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। दूसरी बात करें तो एंट्री ऑफ माइनिंग कंपनीज़ की एंट्री होने का मतलब ये है, आप देखिए कि कहीं भी अगर माइनिंग आप ऐसे लोगों को एंट्री देते हैं जो वहाँ के लिवलीहुड पर अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब कि माइनिंग कंपनीज़ वहाँ पे एंट्री करती हैं और वहाँ के जो भी फॉरेस्ट एरिया होते हैं उन्हें क्लियर करते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए, लेकिन उनका जो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी का जो फॉरेस्ट है वही एक मेन सोर्स होता है लिवलीहुड का। लिवलीहुड
अगर उनसे छीन गया तो उनके अंदर एक आक्रोश आएगा, जो आक्रोश ही आपको दिखाई देता है ऐसी दुर्घटनाओं में, ठीक है। मतलब कि नक्सलवादियों की जो विचारधारा है उसमें दिखाई देता है, ठीक है। इंडिजिनस ट्राइबल्स पॉपुलेशन डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड्स, उन्हें अपने लैंड से विस्थापित कर दिया गया है। क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी कि ट्राइब्स जो हैं उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया गया, क्योंकि कहीं वहाँ पे बांध बनते हैं तो वहाँ पे उनको विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। कहीं पे माइनिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश करनी होती हैं तो उनको विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं उनके माइंड पे, या तो कहें उनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। बेनिफिट्स ऑन रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन नॉट पास टू द ट्राइबल्स, और ध्यान दें कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब आप कहें तो लैंड, ठीक है। लैंड में आप बात करें तो जो भी माइनिंग से जो भी आपके रिसोर्सेज निकलते हैं, या तो कहें मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स की बात करें, या तो हम कहें टिम्बर की बात करें, मतलब कि जो भी आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जो भी लकड़ी है, लकड़ी का एक्सप्लॉयटेशन होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जाती हैं वहाँ पे आपकी रिसोर्सेज इकट्ठा करती हैं। लेकिन समस्या यह है कि जो इन रिसोर्सेज का जो प्रॉफिट है वो उनके द्वारा नहीं होके निकलता, मतलब कि उस प्रॉफिट से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि आप समझिए कि आपके इलाके में आप कहीं रहते हैं और वहाँ पे एक विदेशी कंपनी आती है और आपके सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर देती है, लेकिन वो प्रॉफिट आपको नहीं जाता है, सिर्फ उससे बाहरी लोगों को ही प्रॉफिट होता है। तो ये आपके लिए एक समस्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आप पहले ही देख चुके हैं कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ माइनिंग इंडस्ट्री भी वहाँ पे जाती है, तो माइनिंग इंडस्ट्री से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। माइनिंग की अगर बात करें तो माइनिंग से जो प्रॉब्लम होने वाली चीज़ें हैं वो है कि पॉल्यूशन होता है, ठीक है, पॉल्यूशन होगा। माइनिंग इंडस्ट्री से जो लैंड का होगा, लैंड का डिग्रेडेशन होगा। लैंड का डिग्रेडेशन होने का मतलब कि जो वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड होगी वो भी अब कम फर्टाइल होगी, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री से जो भी एसेस निकलती हैं, या तो जो भी आप पार्टिकल्स समझ लीजिए, वो लगातार कहीं ना कहीं लैंड के जो फर्टिलिटी होती है उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, ये सबसे बड़ी बात है। जब हम बात करते हैं कहीं भी रहने की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको बेसिक जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो ज़रूर होनी चाहिए। अब वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ नहीं है आपके पास एजुकेशन सही नहीं होने के कारण लोग सही समझते नहीं हैं कि क्या आपको सही करना चाहिए। फ्रीडम नहीं होने का मतलब कि जो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका वो खुद नहीं उपयोग कर पा रहे हैं। सैनिटेशन और फूड की व्यवस्था सही नहीं है। जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो मेजर सपोर्ट बेस जो है वो नक्सलाइट का है, जो नक्सलाइट हैं उनका जो मेजर सपोर्ट बेस वो यही है, जो बैकवर्ड क्लासेस मतलब कि उन ट्राइबल्स का है जो अभी इलिटरेसी में है, इनइक्वलिटी में है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है कि हाँ हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे लेकिन आपको हमारे साथ करना होगा काम, ठीक है, तो ये एक बिल्कुल बेसिक बात है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए अगर आपको कोई भी वर्क करना पड़ता है तो आप करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, मतलब सरकार को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि इनसे आप उबार सकते हैं देश को, तो आपको इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना होगा। उनको आप एजुकेशन दीजिए, अच्छी फ्रीडम दीजिए, मतलब कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, ठीक है। अब हम बात करें, अब हम ये तो हुई हम उनकी तरफ से बैठ के देख चुके कि हाँ ट्राइबल्स की ये समस्या है, इसकी वजह से हमें देखना पड़ता है कि ऐसे दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है। अब रीजंस क्या हैं, हमारे जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो बार बार आप कहें तो एक बार उन्हें परेशानी होती है उनसे नक्सलाइट से लड़ने में। तो उसमें समस्या यह है कि ये जो हमारा नक्सल एरिया है वो कई स्टेट्स में हुए हैं, ठीक है। स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, उड़ीसा में है कुछ, और झारखंड में है, ठीक है, और बात करें तो कुछ आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। तो ये सारे एरियाज़ में लगातार
नक्सलाइट अटैक्स होने के कारण जो हमारा प्लान है, मतलब जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों का प्लान होता है वह क्रॉस द स्टेट्स कॉमन नहीं होता। मतलब कि कुछ लोग यहाँ के लिए एक अलग प्लान बनाते हैं, कुछ लोग उड़ीसा के लिए अलग प्लान बनाते हैं। तो एक कॉमन प्लान होना बहुत ज़रूरी है ऐसी समस्याओं से लड़ने के लिए। कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टेट पुलिस और सेंट्रल आर्म फोर्स दोनों के बीच में नहीं होता, क्योंकि इसका कारण ये है कि आप देखिए कि जो इंसर्जेंसी की है वो आप देखते हैं कि स्टेट्स कहते हैं कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है या तो कहें सेंट्रल आप कहिए कि सेंट्रल फोर्सेस के अंडर में आता है, और स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेट नहीं करती। तो दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बराबर अगर नहीं हुआ तो हम इनसे लड़ने में अक्षम रहेंगे। ठीक है, तो फिर तीसरी बात करें तो ये है कि इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इनको जो है, जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, या तो जो ऐसे टेरेन हैं जिनमें वो रहते हैं। अब देखिए जो नक्सलाइट रहते हैं वो ऐसे एरिया में ही फाइट करते हैं जिनमें वो वेल वर्स्ड होते हैं, मतलब कि उन्हें बिल्कुल पक्का होता है कि हाँ उस एरिया में हम जीत सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, हाँ देखिए जैसे हमारा स्टेट पुलिस हो गया, ठीक है, स्टेट पुलिस हो गया, सीआरपीएफ हो गया, तो इनके बीच में जब तक इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग मतलब कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिला के एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे तो हम उनसे लड़ने में आसानी पाएंगे अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि हम कैसे इनको सही कर सकते हैं ऐसी समस्याओं को। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो हमारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर उनको ही हम ठीक से ध्यान में रखें तो इनको हम मिटा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम इनको गुड गवर्नेंस से, मतलब कि उन पर ध्यान दें, उनके जो एरिया हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो कराएं, जो उनका जो एजुकेशनल सिस्टम है उनको अच्छी दें। ठीक है, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसे कम करें। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, मतलब कि जो उनको एक मार्जिन के बाहर रखा गया है उनको अंदर लाएं, तो वो एक ऐसी क्या कहते हैं आइडियोलॉजी को डिनाई करेंगे जो उनको एक ऐसी वर्क करने में मजबूर करती है। ठीक है, रिमोट डिस्पैरिटी मतलब कि दोनों जो एक वो समाज है जो हमारा ट्राइबल समाज है और जो मेन स्ट्रीम है, दोनों के बीच में जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो डिफरेंस हैं, वो हमें मिटानी चाहिए। ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो हैं, मतलब कि जो वहाँ के लोग हैं, मतलब कि जो ट्राइबल्स हैं, उनको उनके फॉरेस्ट और लैंड्स का उपयोग करें, या तो उनके जो भी आप ध्यान दें कि अगर वो एरिया है, ठीक है, अगर वो एरिया है वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, मतलब कि इंडस्ट्री लगानी है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो ट्राइबल्स हैं उनके ज़रूर से ज़रूर उसमें एक शेयर होना चाहिए कि हाँ आपको वहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, या तो आपका जो उतना प्रॉफिट है वो आपके एरिया में आपके एरिया में ही उसे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई ना कोई आपको बनानी पड़ेगी एक स्कीम जिससे वो एक प्रभावित हो कि हाँ आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि उनके जो ऐसे लोग जो ऐसी विचारधाराओं में भटक गए हैं उनके लिए एक रिसेटलमेंट प्लान होना चाहिए आपके पास। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आपको उनको देना पड़ेगा। टेक स्टेप टू वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स, उनको आपको इनइक्वालिटी से दूर करना चाहिए। ठीक है, इलिटरेसी से उनको लिटरेसी की तरफ लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए प्रोवाइड करानी होगी आपको। ठीक है, जो उनका एरिया है उसको डेवलपमेंट आपको दिखाना होगा कि हाँ वो डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, मॉडर्नाइज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, मतलब कि आपकी जो एजेंसीज़ हैं जो वहाँ पे आप अगर फेडरल लेवल पर या तो कहें स्टेट लेवल पर आप कोई भी बनाते हैं, आप कोई भी लॉ बनाते हैं या तो कोई भी स्कीम बनाते हैं, तो आपकी जो इन्फोर्स करने वाली जो एजेंसी हैं उनको एक मॉडर्न थिंकिंग के साथ उसमें इन्फोर्स करना होगा। और ये नहीं हो कि सिर्फ लॉ बन गया लेकिन यहाँ पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे जो इन्फोर्समेंट हो वो एक प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, तभी आप ऐसी समस्याओं से उबर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें कि अभी तक जो हमारी गवर्नमेंट है वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स ले चुके हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ, तो वो हैं ग्रे हाउंड्स। ये हुआ एक 1989 में एक एंटी नक्सल फोर्स बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं ग्रे हाउंड। अब हम बात करें ऑपरेशन ग्रीन हंट की, तो ये हुआ
2009 से 2010 के बीच में एक डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की गई थी, मतलब कि जो हमारे नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें एक डिप्लॉयमेंट की गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसे हम कहते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो आपके एग्जाम्स में ये आ सकता है ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, किसके अगेंस्ट किया गया था, या तो हम कहें इसकी जो ईयर है वो पूछा जा सकता है। और तीसरा है LWE मतलब लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मोबाइल टावर प्रोजेक्ट, मतलब कि ऐसे एरिया जहाँ पे ये जो लो कनेक्टिविटी वाले एरिया हैं, लेफ़्ट विंग जहाँ पे नक्सलाइट जो थिंकिंग है या तो जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें एक मोबाइल टावर का प्रोजेक्ट था जिससे कि उनकी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाई जा सके। ये स्टार्ट किया गया था 2014 में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मतलब कि जो एक ये 2018 में चालू किया गया था, और इसका जो एम था वो ये था कि ऐसे एरिया आप कुछ एरियाज़ को चुनेंगे जिन्हें जो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं उनको अच्छी प्रोग्रेस प्रदान करने की कोशिश करेंगे। फिर एक स्कीम थी जिसे हम कहते हैं समाधान, जिसमें हम अगर सारे जो ये वर्ड हैं इनका अगर डिस्क्राइब करें तो S फॉर है स्मार्ट लीडरशिप, मतलब कि जो वहाँ पे लीडरशिप है वो स्मार्ट होनी चाहिए। एग्रेसिव स्ट्रेटजीज, तो स्ट्रेटजी हमें अच्छी बनानी होगी। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, जो ऐसे लोग हैं उनको मोटिवेशन लेना होगा। एक्शनेबल इंटेलिजेंस मतलब कि ऐसी इंटेलिजेंस व्यवस्था की जानी चाहिए जिस पे काम किया जा सके। डैशबोर्ड बेस्ड KPIs एंड KRAs, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी के बेस पर आपको काम करना होगा। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, हर एरिया के लिए अलग अलग एक्शन प्लान बना होगा। नो एक्सेस फॉर द फाइनेंसिंग, तो ये चीज़ें थी जिसमें हमें ध्यान देना होगा कि जो ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं इनको फाइनेंसिंग भी ना हो सके, ठीक है। दिस डॉक्ट्राइन वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर LWE प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें हो जाएं तो जो LWE की प्रॉब्लम है वो उससे फाइट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हम इससे लड़ सकते हैं और क्या ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।